रिकॉर्डिंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? आ रही है सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आज सभी आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए तो आज की फिर क्लास शुरू की जाए। जी सर। जैसा कि मैंने कल आप सबको बताया था कि आज जो है जो लाल किताब की जो ग्रामर है वो मैं आपको समझाऊंगा। और एक थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी लोग ना अपना जो माइक है वो म्यूट कर दें। धन्यवाद आप सभी का। और इससे पहले मैं एक पूछना चाहता हूँ, एक तो मैं उपेंद्र जी हैं, उपेंद्र सहगल जी, मैं इनको अपनी तरफ से बिल्कुल पहली मतलब लंबे हाथ करके नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग और सबसे समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं और वर्षों से ये ज्योतिष से जुड़े हैं। तो मैं खुद आपको इनका परिचय कराता हूँ। मैं बड़ा धन्यभागी हूँ कि इनके दर्शन मुझे यहाँ हो रहे हैं और इन्होंने मुझे ज्वाइन करके मुझे धन्य कर दिया है। और अब हम शुरू करते हैं लाल किताब की जो ग्रामर है उसमें। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति मुझसे अगर कोई सवाल करना चाहता है तो वो कर सकता है उसमें मेरी इस क्लास को शुरू करने से पहले। क्या कोई मुझे कुछ कहना या पूछना चाहेगा या मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूं? चलिए कोई नहीं, मैं अपना जो जो लाल किताब की ग्रामर है उसको यहां से शुरू करना चाहूंगा कि लाल किताब के अंदर जब कोई भी जातक पैदा होता है तो उसमें समय के अनुसार वो किस महादशा में पैदा हुआ है इसकी गणना हम कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि सुबह दिन निकलने से लेकर और सुबह 8 बजे तक का समय जो है वो बृहस्पति का होता है। और 8 बजे से 10 बजे तक सूर्य, और 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो समय है वो चंद्रमा का है। और 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मंगल का समय है। 1 से लेकर 3 बजे तक शुक्र का समय है। यानी समय से मतलब है कि वो उस समय उनकी महादशा स्टार्ट हो जाती है जातक पर। और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय है, 6 बजे तक का जो समय है वो बुध का है। और 6 बजे से दिन छुपने तक शनि का है। और राहु का समय जो है वो दिन छुपने से लेकर और रात गहराने तक, यानी कि जब कुछ तारे निकल आए हैं आसमान में तब तक का जो समय है वो राहु का है, जिसे हम लोग पक्की शाम के नाम से भी जानते हैं और बोलते हैं। इसी प्रकार से दिन निकलने से 2 घंटे पहले तक का समय जो है वो केतु का गिना जाता है, जिसको हम अर्ली मॉर्निंग या अल सुबह बोलते हैं। ये है हमारा जो जातक की जो कैलकुलेशन है जन्म का कि किस महादशा में जातक पैदा हुआ है, ये यहाँ से हम लोग
देखते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग भी इसको अगर रिपीट करना चाहेंगे तो मैं आपको ये अभी उपलब्ध कराऊंगा। आपने जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं आपको ये डिटेल दे दूंगा, या फिर आप लाल किताब बाजार से परचेज करके वो भी मैं बताता हूँ आपको कि आपने असली लाल किताब कौन सी है और कहाँ से खरीदनी है, या किस राइटर की है और किस पब्लिशर की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हेलो सर। हाँ सर जी। एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जरूर करते हैं जी। लाल किताब के अनुसार जातक की पैदाइश के समय की महादशा का आरंभ का गणित इस प्रकार से है। सुबह दिन निकलने से लेकर और सुबह के 8 बजे तक गुरु का समय है। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय सूर्य का है, यानी तब वहां से सूर्य की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। और 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय जो है वो चंद्रमा का है। बस और नहीं चाहिए। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय जो है वो मंगल का है। और 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय शुक्र का है। और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय बुध का है। 6 बजे से दिन छुपने तक के बाद तक का समय शनि का है। और राहु का जो समय है वो दिन छुपने से लेकर रात गहराने तक है, जब 2-4 तारे निकल जाते हैं आसमान में, जिसे हम पक्की शाम के नाम से जानते हैं, वो है। और जो केतु का समय है वो है सुबह दिन निकलने से 2 घंटा पहले तक का समय जो है वो केतु का है। ये है महादशा को देखने का या अपनाने का हमारा लाल किताब का गणित। हाँ जी। अभी और दोबारा से रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। नहीं सर ठीक है, बस आगे समय। ये 3 से 4 बजे का समय आपने नहीं बताया। 1 से 3 तो वीनस का है। हाँ नहीं वो ऐसे जी 3 से 6 का, सॉरी वो मेरा दिमाग से निकल रहा है, बार बार रिपीट हो गया। 3 PM to 6 PM। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो बुध का समय है। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी हाँ जी। अब चलते हैं इस पर कि यूं तो आप सभी जानते हैं कि जो कुंडली के 12 खाने होते हैं और हम उनको अपने अपने हिसाब से मतलब फिक्स हैं उनकी, कि भाई वो प्राचीन ज्योतिष में या भृगु संहिता में के हिसाब से या पराशर जी के या और अन्य जितनी भी पद्धतियां हैं, मतलब हैं सभी वो प्राचीन ज्योतिष, या जिसे आज की तारीख में हम वैदिक ज्योतिष के नाम से जानते हैं। तो उसमें जो कुंडलियों के जो घर है, जैसे लगन है, लगन से हम आत्मा शरीर ये सब कुछ देखते हैं। लेकिन लाल किताब का, क्योंकि मैं आज आपको लाल किताब का जो गणित है, जो उनकी अपनी जो ग्रामर है, मैं उस हिसाब से आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और वो ये है कि लगन जो है वो वास्तव में जैसे हम प्राचीन ज्योतिष से में देखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से देखेंगे। अपनी लगन है जो है वो आत्मा शरीर और स्वयं का जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो सब। और जो दूसरा घर खाना नंबर 2 कुंडली का, वो परिवार कुटुंब
का है, ससुराल का है, धन का भाव है, लेकिन लाल किताब के अंदर उसको हम पहाड़ मानते हैं। और दूसरा मंदिर और गुरु स्थान, क्योंकि लाल किताब के अंदर गुरु खाना नंबर 2, 5, 9 और 12 का मालिक है। यानी जब भी कभी जिक्र ऐसा आएगा कि खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा है या खाना नंबर 5 में, तो वो गुरु के अधीन ही होगा। तीसरा घर जिस प्रकार से हम प्राचीन ज्योतिष में देखते हैं वो भाई बहन का है, हमारे पराक्रम का भी है, हमारी बाजुओं का है। लेकिन लाल किताब में जो तीसरा घर है वो तीनों जमाने हैं, तीनों जमाने। तो उन तीनों जमानों का मैं थोड़ा डेफिनेशन दे दूं आपको। इस प्रकार से आसमान, पाताल और धरती है, हम इन तीनों का गणित इजी से लगाते हैं। चौथा घर जो है वो सुख का है, माँ का है, पैसे का है, लेकिन लाल किताब इसको झरना मानती है। झरना मीन्स वो झरना, या जिसे लेक हम बोलेंगे, लेक, झील, ये उसको लाल किताब उसको झरना या झील भी मानती है। और पांचवा घर जो है वो भविष्य और शिक्षा का तो है ही है, साथ में वो आपको खोजी प्रवृत्ति, लाल किताब जो है उसको खोजी प्रवृत्ति प्लस राष्ट्रीय भक्ति के रूप में भी देखती है। छठा घर हमारे प्राचीन ज्योतिष में रोग ऋण कष्ट का भी है, प्लस गुप्त विद्याओं का है, और लेकिन लाल किताब इसको पाताल मानती है। सातवां घर परिवार, पति पत्नी और साझेदारी का, ये फिक्स है, लेकिन मौत का घर भी मानती है लाल किताब इसको, क्योंकि वो लाल किताब लिखती है कि जब सातवें घर से मौत उठेगी तो आठवां घर उसकी कीली होगा, यानी वहां से जो फरमान चलेगा वो सातवें घर से होता हुआ तब आगे बढ़ेगा। और आठवां घर जो है वो मृत्यु तुल्य कष्ट का है या मृत्यु का है। लाल किताब भी इसको मौत नकारा की मानती है कि यहाँ से जब आवाज उठेगी या यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह जब आपको कष्ट देने वाला होगा तब वो आपको यहाँ से स्टार्टिंग होगी, खाना नंबर 8 से। खाना नंबर 9 जो है वो प्राचीन ज्योतिष में हमारी धन का भाव है, आय का भाव है, जिसे हम कहेंगे, मतलब पैसे का भाव है वो। लेकिन ये हमारे बुजुर्गों का, बुजुर्ग मीन्स जो कोई सुपरवाइजर है क्या? जो सुपरवाइजर है? मित्र आप अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें, साउंड आ रही है। तो जो 9वां घर है वो बुजुर्गों का घर है, और लेकिन लाल किताब इसको बुनियाद मानती है। ये सारी कहानी मैं आपको समझाऊंगा, अभी थोड़ी देर में ही समझाऊंगा कि ये क्या चीज है। इस पॉइंट को आप नोट रखिएगा विशेष रूप से। जो खाना ना, सॉरी, मैं पहले इसको बात को पूरा कर लूं। 10वां घर जो है वो कर्म क्षेत्र है, अंडरस्टूड है कि कर्म क्षेत्र है, शनि प्रभावी रहता है। 11वां घर यूं तो हमारे भाग्य का है, लेकिन लाल किताब में बहुत बदल गया वहां पर। वहां जो है वो धर्म अदालत गिनी जाती है कि अगर सभी ग्रह बैठकर वहां कोई भी किसी को कोई भी फल देना है तो वहां बैठकर ये लोग फैसला करेंगे 11वें घर में, जिसका जो अध्यक्ष है वो गुरु को ही मान लिया गया है, हालांकि घर शनि का है। तो ये इसलिए धर्म अदालत जो है
यहाँ पर ये बनाई गई है लाल किताब के मुताबिक। और जो खाना नंबर 12 है वो यूं तो खर्चे का घर है अगर प्राचीन ज्योतिष से देखें हम, लेकिन लाल किताब ने उसको आसमान माना है और उस घर में बैठे हुए ग्रह को कुंडली का राजा माना है। तो ये है हमारे जो लाल किताब के जो 12 घरों की जो को देखने की जो तरीका है वो ये है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ एक गणित समझाना चाहता हूँ, बड़ी गहराई से समझिएगा, और बीच में अगर कुछ आपको पूछना भी है तो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन मेरी बात खत्म होने के बाद। मैंने जो बाद का समय रखा है क्वेश्चंस के लिए वो उनके आंसर मैं दूंगा, तो बारी बारी से कोई भी अगर कोई सवाल करेगा तो मुझे उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है। खाना नंबर 2 जो है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, और चाहें तो आप पेपर वगैरह पर कुछ नोट भी कर लें। खाना नंबर 2 जो है उसको हमने पहाड़ माना है। ये लाल किताब का की ग्रामर आपको समझा रहा हूं। और तीसरे घर का मैं आपको जिक्र कर चुका हूं कि तीसरा घर जो है वो तीनों जमाने हैं लाल किताब के अंदर। और जब भी हम कभी किसी व्यक्ति के भविष्य को या उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, या उस पर जो कष्ट आया है उसको समझने की कोशिश करेंगे, वो उससे पार होगा कि नहीं होगा, तो वो भी हम खाना नंबर 3 से देखेंगे। तीसरा, व्यक्ति का भले ही एक्सीडेंट हो गया है और वो मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहा है, उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति ये पूछना चाहे उसके परिवार का कि ये व्यक्ति मरेगा कि जिंदा रहेगा, तो वो भी हम खाना नंबर 3 से तय करेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन की जो सांसें हैं वो अभी बाकी हैं कि खत्म होने वाली है। ये खाना नंबर 3 से हमें पता लगता है। खाना नंबर 4 की बात जो मैंने की थी, वहां आपको लेक यानी झील या झरने वाली बात की थी, तो उसके अंदर हम जो है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूं कि कैसे है। और खाना नंबर 6 मैंने पाताल बताया था, वो उससे हम जो है वहां जो भी ग्रह बैठेगा वो किस प्रकार का रिजल्ट देगा, क्योंकि पाताल में गया हुआ यदि बिल्कुल नीचे गिरा हुआ या बिल्कुल नीचे समाया हुआ कोई भी ग्रह किसी व्यक्ति को क्या रिजल्ट देगा, ये हम वहीं से देखेंगे। और जो मैंने बताया खाना नंबर 9 बुनियाद, वो भी हम इसका मैं गणित अब आपको समझा देता हूं अगर आपको बताएं। लाल किताब के मुताबिक जो खाना नंबर 9 है वो बुनियाद है, यानी एक ऐसा समुंदर, धन के मामले की बात कर रहा हूं मैं, धन के, वो एक ऐसा समुंदर है जहां से बादल उठते हैं, और खाना नंबर 2 जो मैंने पहाड़ बताया है वहां जाकर वो टकराते हैं। और जो खाना नंबर 2 है वहां से जब वो झरना गिरेगा तो खाना नंबर 4 में वो इकट्ठा होता है। और अब बात ये आती है कि खाना नंबर 9 जो बुनियाद है वो अगर फेंकता ही रहेगा तो उसकी पूर्ति कहां से होगी। तो उसकी पूर्ति जो मैंने आपको झरना या झील बताई है खाना नंबर 4, वो वहां गिरेगा और वहीं से वापस थोड़ा थोड़ा करके खाना नंबर 9 में जाएगा, जो जिसे हम बुनियाद बता रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये आप समझ लीजिएगा कि खाना नंबर 9 में बैठा हुआ ग्रह जो है, यदि खाना नंबर 2 का दुश्मन है तो लगभग 34 वर्ष की उम्र के बाद उस व्यक्ति का भाग्य उदय होगा। ऐसे ही अगर खाना नंबर 4 के अंदर मान लें कि मंगल बैठे हैं और खाना नंबर 9 के अंदर शनि बैठे हुए हैं, तो वो जो योग बन रहा है वो ये दोनों का दुश्मन का योग है, ये दोनों का दुश्मन का योग है, क्योंकि ये मंगल और शनि दोनों दुश्मन हैं। तो ऐसे में आपको सिर्फ सारी जिंदगी
आपको आजीविका चलाने के लिए तो मिलेगा, खाने को मिलेगा, लेकिन आप सोचें कि मैं बहुत धन इकट्ठा कर लूं, तो ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं होती। जब भी खाना नंबर 4 और खाना नंबर 9 में, या और खाना नंबर 9 में और खाना नंबर 2 में अगर कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं जो आपस में लड़ने वाले हैं, तो बड़ी बड़ी समस्या हो जाती है उस जातक के लिए जिसकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा होता है। एक और विशेष बात है कि हमारी जो लाल किताब है, उसके अंदर एक बड़ी विशेषता है। वो इस बात की विशेषता है कि अभी तक जो दूसरे ग्रह जो हमारी जो दूसरी पद्धतियां हैं, जो जिसे हम वैदिक ज्योतिष कहते हैं, उसमें हमें देखने को, पढ़ने को, सुनने को नहीं मिला, लेकिन लाल किताब के अंदर हमने देखा है। और लाल किताब के अंदर जो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी थोड़ी सी भूमिका मैं बांध रहा हूँ, तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे और बिल्कुल वैसे ही देखे हैं जैसा कि लाल किताब में लिखा है। तो वो उस जो है, ये जो बात है वो है 2 ग्रहों के मिलने से जब एक तीसरा ग्रह पैदा होता है, वो ज्यादा प्रभावी होता है। जैसे कि प्राचीन ज्योतिष में हम देखते हैं कि गुरु और राहु अगर साथ बैठे हों तो हम उसको चांडाल योग बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते कि हम चांडाल योग उसको बोलते क्यों हैं। लाल किताब भी यही योग बताती है, यही बात बताती है, लेकिन लाल किताब को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि गुरु और राहु के मिलने से जो वो तीसरा ग्रह बना, यानी मैं अब बताना चाहता हूं आपको कि 2 ग्रहों की युति से बनने वाले तीसरे ग्रह की जो उपस्थिति है किसी भी जातक की कुंडली में, वो अधिक प्रभावी हो जाती है। तो गुरु और राहु को अगर हम देखें तो गुरु का रंग पीला है और राहु का रंग नीला है। तो जैसे ही हम वो दोनों रंगों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मिला देंगे उसको, तो एक नया रंग पैदा होता है, वो होता है हरा, और जिसको हम नेवी ग्रीन बोलते हैं, बिल्कुल डार्क ग्रीन जो है, वो बुध पैदा हो जाता है। तो बुध जो है, अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छी कंडीशन में है तो बुध बहुत ठीक है, और अगर आपकी कुंडली में बुध ठीक है तो राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा राहु के ठीक होने का और जो बुरे रिजल्ट देने का, वो भी मैं इस संबंध में भी मैं आपको अलग से फिर बताऊंगा। तो गुरु और राहु जो है वो मिलकर बुध बनता है, मैं ये आपको समझाना चाहता हूं। इसके अलावा जो बुध और शुक्र मिलते हैं किसी भी घर में, तो आपने देखा होगा कि बुध और शुक्र मिलकर जिसकी भी कुंडली में बैठे हो और किसी भी घर में बैठे हो, तो जातक विशेष रूप से सुंदर होता है, बिल्कुल विशेष रूप से। उसका जो चेहरे का तेज है, बॉडी का जो शरीर का आकर्षण है, वो बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर। तो वहां जब बुध और शुक्र मिलते हैं तो वो सूर्य बनता है लाल किताब के मुताबिक। और सूर्य और बुध जो मिलते हैं, जब हमारे प्राचीन जो ज्योतिष है उसमें बुध आदित्य योग के नाम से जाना जाता है। 5 महापुरुष योगों में इसकी भी गणना है। तो लेकिन क्या है कि जब बुध और सूर्य दोनों मिलते हैं तो मंगल नेक बन जाता है। नेक मतलब मंगल कभी भी उस जातक का कभी नुकसान नहीं करेगा, उसके लिए, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब गुरु और सूर्य का जो मिलन है, लाल किताब वैसे तो पिता पुत्र का मिलन मानती है, हालांकि गुरु सूर्य है, गुरु जो है वो यहाँ पर मिलकर पिता बन जाता है, और सूर्य जो है
वो गुरु के साथ मिलकर पुत्र बन जाता है। लेकिन एक नया ग्रह जो पैदा होता है वो होता है चंद्रमा पैदा होता है सूर्य और गुरु से के मिलने से। इसी प्रकार मंगल और शुक्र के मिलने से भी चंद्र ग्रह पैदा हो जाता है। यानी अगर किसी जातक की कुंडली में अमूमन जैसे 9 ग्रह हैं वो तो है ही है, लेकिन अगर मंगल और शुक्र या बृहस्पति और सूर्य एक साथ बैठे हैं तो वो एक मतलब उस कुंडली में हम कह सकते हैं कि 2 चंद्रमा काम कर रहे हैं। इसका मैं आगे चलकर भी आपको कई उदाहरण भी दूंगा कि ये जो आर्टिफिशियल जो ग्रह बनता है तो वो किस प्रकार का रिजल्ट देता है, और जो ओरिजिनल ग्रह है उससे ज्यादा खतरनाक तरीके से ये रिजल्ट देता है, वो चाहे पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में। सूर्य और शुक्र के मिलने से गुरु पैदा होता है, गुरु बन जाते हैं सूर्य और शुक्र के मिलने से। जबकि प्राचीन ज्योतिष में आग और फूस की बात की गई है या घी की बात की गई है, लेकिन लाल किताब में जब सूर्य और शुक्र मिलते हैं तो गुरु पैदा होता है। ऐसे ही सूर्य और शनि जब मिलते हैं कुंडली के अंदर तो राहु नीच स्वभाव का हो जाता है। वो जातक जिस प्रकार से राहु नीच स्वभाव होता है बिल्कुल वैसा ही उसका रिजल्ट आता है। और मंगल बद यानी मंगल जो पहले नेक की बात चल रही थी, सूर्य और बुध के मिलने से, सूर्य और शनि के मिलने से मंगल बद हो जाता है, मंगल बुरे रिजल्ट देने लग जाता है, जिससे व्यक्ति जो है वो लड़ना झगड़ना, इवन देन लोग बदमाश चोर डाकू तक बन जाते हैं। तो ये है। और गाली गलौज तो ऐसे व्यक्ति की एक आम बात हो जाती है। मंगल बुध मिलने से जो है वो राहु स्वभाव हो जाता है व्यक्ति, तो उसमें प्लस और माइनस की बात नहीं हो रही है। राहु का जो स्वभाव है सडनली किसी को अच्छा या बुरा रिजल्ट देना, वो ऐसा रिजल्ट देता है मंगल और बुध के मिलने से। मंगल और शनि के मिलने से, जबकि लाल किताब खुद लिखती है कि दोनों ग्रह जो है वो 2 डाकुओं का टोला मिल जाता है, वो उसने ऐसा लिखा है। तो लेकिन अगर मंगल और शनि मिलते हैं तो राहु जो है वो उच्च स्वभाव हो जाता है। व्यक्ति का राहु कभी भी किसी भी सूरत में नुकसान नहीं देता है। अब बात करते हैं गुरु और शुक्र जब मिलते हैं, गुरु और शुक्र के मिलने से केतु उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति का स्वभाव केतु की तरह हो जाता है। गुरु और राहु के मिलने से वो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई बुध बनता है। अब शनि और शुक्र के मिलने से केतु उच्च स्वभाव का हो जाता है। केतु के जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आने शुरू हो जाते हैं। और लाल किताब यहाँ तक लिखती है कि जब शुक्र और शनि दोनों किसी भी कुंडली में युति बनाकर बैठे हों किसी भी घर में, तो टेवा जो है, टेवा यानी जन्म पत्रिका या हम कुंडली बोलते हैं, वो धर्मी हो जाती है। सारे ग्रह अच्छे रिजल्ट देने लग जाते हैं। चंद्र शनि के मिलने से वैसे तो विष योग की बात आती है, लेकिन इसमें जो है केतु नीच स्वभाव हो जाता है। तो इस प्रकार का परिणाम ये आता है। और एक लास्ट में बताना चाहता हूं कि राहु और केतु के मिलने से, राहु और केतु के मिलने से शुक्र बन जाता है। तो ये मेरा जो आज का जो आप लोगों को समझाने का ये था, वो मेरी इस ग्रामर का ये छोटा सा पार्ट मैंने आपको समझाया है लाल किताब की। आने वाले समय में मैं और भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बाकी जो मेरी 2 क्लासेस हैं उनमें समझाने की और अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा। अब मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी अब साथी यहाँ उपस्थित हैं उनमें से जो भी
कोई सवाल करना चाहता है तो वो कर सकता है, और मैं तैयार हूँ इस बात के लिए कि मैं आपकी बातों का जवाब दे सकूँ। हेलो, मॉर्निंग सर। हाँ जी, मॉर्निंग जी। सर बलराम प्राचर बोल रहा हूँ नंगल डैम से। हाँ जी बलराम जी, कैसे हैं? बहुत मजा आया। इसमें ये बताना, अगर सूर्य बुध और शुक्र इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या रिजल्ट आएंगे? चलिए, आपने सवाल किया है, मैं बता देता हूँ, लेकिन मैंने अभी जैसे ये युति की बात की है ना, आने वाले समय में जी, मैं दो ग्रहों की है। हाँ, ये युति मतलब 2 ग्रहों की। जी, ओके ओके। मैं आपकी बात का अभी जवाब दूंगा, और बहुत अच्छा सवाल किया है, मतलब बहुत ही अच्छा, क्योंकि इतना अच्छा सवाल है ये कि इसके रिजल्ट भी आप जितने, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र सब ज्योतिषी कर रहे हैं और प्रैक्टिस में हैं, वो उन्होंने अनुभव किया होगा, और मैंने स्वयं भी बड़ा अनुभव किया इस बात में। अब जो सूर्य बुध शुक्र की आपने बात की है, सूर्य बुध शुक्र किसी भी कुंडली में जब किसी जातक की कुंडली में बैठे होते हैं तो सबसे पहली चीज तो वो ये शो करते हैं कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य बंधा हुआ है और बुध के कारण वो बंधा हुआ है। तो हम लोग जो है जी, जैसा कि लाल किताब लिखती है, और हमने हाँ जी, हाँ जी, अपने प्रैक्टिस में भी लिया है और उसको आजमाया भी है, तो वो हम लोग ये मानते हैं कि उनके जो जातक है उसके दादा दादी या उसके मदर या फादर का जो निवाड़ वाले पलंग होते थे तो वो लपेट कर वो रख देते थे, या कोई नाड़े का बंडल या कुछ क्या नाम बाण वगैरह या धागे वगैरह के बड़े बड़े बंडल रख के, या रीलें वगैरह लिपटी हुई रखी रह जाती है, तो वो हम विधिवत उनको खुलवा देते हैं जी, और उससे उनका जो बंधन है वो खुल जाता है। अब आपने जिस चीज के लिए सवाल किया है मैं उस पर भी आने की कोशिश करता हूँ कि लाल किताब यहाँ तक लिखती है, और मैंने कई बार आजमाया भी है इस बात को और देखा भी है कि जब भी किसी जातक की कुंडली के अंदर जब सूर्य बुध और शुक्र तीनों की युति बनती है, तो ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है इस बात पर निर्भर करता है कि अगर जातक की कुंडली, जातक मीन्स अगर मेल की कुंडली में अगर ये योग है और उसका पहला बच्चा लड़की हो जाता है तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर किसी फीमेल की, महिला की कुंडली में सूर्य बुध शुक्र का योग है, युति है, तो अगर उनको पहला बच्चा लड़का हो जाता है तब भी वो बर्बाद हो जाएंगे, उनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रह पाएगा। लाल किताब तो बड़ी गहराई से और भी बहुत कुछ लिखती है, मैं उसको अभी ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, लेकिन और इसमें एक विशेष बात वो लिखते हैं कि अगर खाना नंबर 8 के अंदर अगर ये तीनों ग्रह बैठे हैं और इनकी ये योग बन रहा है तो शादी बड़ा सोच समझ कर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मंगल योग से भी खतरनाक योग है। व्यक्ति की दिन दहाड़े यानी अपोजिट सेक्स की जिस भी मेल और फीमेल की कुंडली में अगर ये है और खाना नंबर 8 में ये योग बन रहा है तो वो दिन दहाड़े एक्सीडेंट करवा देगा या किसी को मरवा देगा, गोली भी लगवा सकता है, कुछ भी, मतलब आफ्टर 3 ईयर जो है वो ऐसा योग बना देता है। और मैंने अपने यहाँ देखे हैं 3-4 लोगों का ऐसा योग मैंने देखा है। ये है बलराम जी उनकी ये बुध शुक्र और सूर्य की युति का जो परिणाम है वो ये है। कतुरे जी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? इंदर जी आप तो महान है। नहीं, आपने बोला राहु केतु इकट्ठे होते हैं, वो तो हमेशा 180 डिग्री पे होते हैं, इकट्ठे कैसे होंगे? राहु केतु हमेशा अपोजिट होते हैं। बिल्कुल। अब मैं यहाँ थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, ये सवाल सबके मन में होगा, मैं चाहता था कि ये सवाल उठे। दरअसल लाल किताब का जो वर्षफल बनाने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है हमारे वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, जो प्राचीन ज्योतिष है। तो उसमें कई बार ये एक ही घर में आ जाते हैं। अच्छा, डिविजनल चार्ट में आते हैं, जैसे वर्ग कुंडली देखो ना, उसमें कई वर्ग कुंडलियों में राहु केतु इकट्ठे आ जाते हैं।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। D1 में नहीं होते, D1 D9 में हमेशा वो 180 डिग्री पे ही होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो तो 180 डिग्री पर ही होंगे सर। तो कौन सी साहब किताब बता रहे थे आप? बता रहे कौन सी किताब लेनी, क्या कुछ बता रहे थे आप? हाँ, वो आप ऐसा कीजिए कि लाल किताब, जो असली लाल किताब है, वो आपको मिलेगी, साधना पॉकेट बुक है उनकी, साधना पॉकेट बुक्स की है, और राइटर है स्वामी केशवानंद। पहले ये 2 पार्ट में आती थी, आजकल ये सिंगल पार्ट में आती है। लगभग 450-500 रुपए का इन्होंने वो दोनों का दो जो किताबें थी उनको सिंगल करके उसका ये इतना कीमत इन्होंने रखी हुई है। नहीं सर, क्या शॉर्ट किया उन्होंने इसमें? नहीं ना 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 ना, शॉर्ट नहीं किया जो जी। कर दिया ना उसमें। ना 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 ना, दरअसल 2 किताबें ना, दरअसल है क्या कि लाल किताब जो ओरिजिनल है, जो उर्दू में लिखी हुई है, ठीक है, वो 2 पार्ट में ही लिखी हुई थी। तो उसको उसी तरीके से उन्होंने कर दिया। लेकिन अब जैसे कि अब ये खत्म होती है खाना नंबर 6 में के जो खाना नंबर 6, शनि खाना नंबर 6 में खत्म होती है पहली किताब, तो आधा जो है खाना नंबर 6 जी, आधा उसमें है, क्या नाम, सेकंड पार्ट में। तो उन्होंने ना उसको इकट्ठा कर दिया, बस इकट्ठा कर दिया उसको, लिख लिया होगा मुझे सब लगता है मित्रों ने, सभी ने, कि स्वामी केशवानंद द्वारा लिखी हुई लाल किताब जो साधना पॉकेट बुक की है, ये आप ले लीजिए, ईमानदारी से उसको पढ़िए, और अगर कुछ नहीं समझ आता तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी समय। हाँ जी, और कोई अभी है सवाल किसी के मन में? गौरव सर प्रतीक बोल रहा हूँ। हाँ जी, प्रतीक जी कैसे हैं? सर अभी आपने देखो एकदम बढ़िया हूँ सर, आशीर्वाद है आपका। गौरव सर देखो, अपने प्राचीन ज्योतिष में बुधादि योग और सूर्य बुध बुधादि योग और सूर्य शनि श्रापित योग बोलते हैं, बराबर है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो श्रापित सूर्य शनि का जो योग सूर्य बुध को प्राचीन में कैसे कहते हैं, उसके आयुष्य बढ़ जाएगी, बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल। आयुष व्यक्ति की बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सूर्य शनि का योग बोलेंगे तो ये बोला जाता है कि पिता के लिए घातक होता है, ठीक है? हाँ जी। लेकिन अभी लाल किताब के हिसाब से आपने बताया कि सूर्य बुध होगा तो मंगल नेक होगा और सूर्य शनि होगा तो मंगल खराब फल देगा, बराबर? बिल्कुल। अगर ये तीनों की युति हुई तो सूर्य शनि और बुध, सूर्य शनि और बुध, हाँ, तब ये गजब का योग बनता है। ओके जो टोटली पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ओके ओके ओके। कारण समझ लीजिए, सूर्य जो है और जो शनि है उसका दोनों का मित्र है बुध, बराबर है। और इन दोनों के बीच में बैठकर जितने भी झंझट हैं उन सबको वो खुद ही निपटा देता है। इसको मेरे ना एक मित्र हैं, अभी यहाँ हैं, जैन साहब, उन्होंने मुझे एक दिन ऐसी कुछ बात चल रही थी तो वो बता रहे थे कि मैंने ना सूर्य और शनि के बीच में बुध को मिला दिया, मतलब किसी का कोई पेट खराब होगा, गर्मी हुई होगी, है जी, तो वो बाहर से आए तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही थी, हेडेक हो रहा था, तो उन्होंने कहा भाई ओहो ये तो सूर्य गर्मी से, मतलब गर्मी में सूर्य और गैस्ट्रिक मतलब शनि, तो इन्होंने उनको पुदीना खिला दिया। अच्छा, पुदीना मतलब बुध, बराबर है। हाँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा, ये मेरे मित्र हैं अभी जैन साहब यहाँ पर, दीपक जैन जी, तो मैंने कहा यार ये गजब का लॉजिक बताया आपने, और वैसे भी कुंडली के अंदर क्या कहीं भी हो तो जब आप सूर्य और शनि के बीच में, ये एक बहुत बढ़िया उपाय है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब सूर्य और शनि बैठे हों तो उनके बीच में बुध को डाल दीजिए। ओके।
तो वो जो मंगल बद की बात है वो मंगल नेक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पुदीने की चटनी खा सकते हैं या कुछ भी पुदीने के संबंध का? नहीं, जैसे कि मैं अब आपको थोड़ा अपनी तरफ से बता दूं, मान पुदीने की चटनी खाने का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए सूर्य शनि अगर किसी के किसी भी जातक की कुंडली में है, तो आप उन्हें जब लगता है कि भी दिक्कत है तो आप उनको पन्ना पहनाइए ना। ओके 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 ओके। कुलचंद जी, सूर्य शनि की बात हो रही है तो मैं कमेंट करूं। जरूर जरूर सूर्य शनि, आप कोई डेंटिस्ट की कुंडली लोगे, 10 कुंडली लोगे डेंटिस्ट की, 10 में से 8 में के अंदर कुंडली में आपको सूर्य शनि कनेक्शन दिखेगा। डेंटिस्ट का सूर्य शनि का योग जो होता है ना, वो आदमी को डेंटिस्ट बनाता है। दूसरा, अगर सूर्य शनि से पीछे है डिग्रीकली तो आदमी गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकता है, क्योंकि शनि कर्म कारक है और सूर्य गवर्नमेंट है। खैर ये तो वैदिक का बता रहा हूँ मैं, लाल किताब का मुझे बहुत कम नॉलेज है लाल किताब का। आपको जो भी प्रिंसिपल बता रहा हूँ सब वैदिक ज्योतिष के है। आपको डेंटिस्ट की कुंडली 10 में से 8 कुंडली के अंदर आपको सूर्य शनि कनेक्शन दिखेगा। या सूर्य शनि इकट्ठे होंगे या एस्पेक्ट होंगे या एक दूसरे के नक्षत्र में होंगे, किसी ना किसी तरह से वो सूर्य शनि इन्वॉल्व होंगे। वो डेंटिस्ट बनने का बहुत सुंदर योग है। राइट है सर। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है उपेंद्र जी। मेरे साथ साथ मेरे सभी मित्रों का जो कुछ सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं ज्योतिष, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन लाल किताब जो है यहाँ पर दरअसल इस योग को उतना अच्छा नहीं मानती है किसी भी जातक के लिए। और जो मेरे अनुभव की बात है, मैंने अब आपको जब बात आई ही है तो बड़ा क्लियरली बता देता हूँ कि उन्हें बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट देखे हैं या ऐसे जो बदमाश टाइप के लोग हैं, उनकी जो हॉरोस्कोप देखा है तो मंगल बद मैंने देखा है उसके अंदर। और उनके लिए किसी, अब डेंटिस्ट की अगर आप बात करें तो मैं उसको दूसरे तरीके से अगर देखूं तो दांत उखाड़ना, इंजेक्शन लगाना, ये सब जो है वो मंगल बद के ही काम है मेरी नजर में। सर वो ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई आता है तो हम बता सके भाई तुम्हारा बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल ना मैं भी आपसे, आपने शेयर किया, मैं भी शेयर कर रहा हूँ आपसे अपना अनुभव का। और मैं एक चीज और थोड़ा सा चाहता हूँ। हाँ जी, दीपक जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं नमस्कार कर रहा हूँ दीपक जी को। और जैन साहब आप प्लीज कुछ आप भी प्रकाश डालिए, बच्चे यहाँ कुछ सीखने वाले भी हैं। सर आप ज्ञानी पुरुष हैं, मैं तो सुन रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, आनंद आ रहा है। नहीं जैन साहब, आप तो अच्छा लग रहा है मुझे, और आप उपस्थित हुए मेरे लिए तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है जी। शुरू कीजिए सर, मैं तो सुन रहा हूँ। फिर भी मैं चाहूंगा कि भाई आप प्लीज एक बार शनि और सूर्य की जो युति है इस पर कुछ प्रकाश डालें। सर सूर्य और शनि की युति, दिन और रात का मिलन, दिन और रात का मिलन, इससे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मंगल बद पैदा होता है। अब जो मंगल बद जो वैदिक में कहा गया, चाहे वैदिक है चाहे लाल किताब है, किसी भी घटना का परिणाम एक जैसा ही रहेगा। किसी भी स्थिति से, किसी भी विद्या से कैलकुलेशन कर लीजिए, चाहे वो केपी हो, परिणाम वही रहेगा। पहले मैं प्रतीक जी की बात पे आ रहा हूँ, पुदीने वाली बात पे। सन और सैटर्न जब जब इकट्ठे होंगे, सूरज जो है पेट का कारक है। अब यहाँ पे पेट पे इम्पैक्ट डालेगा, पेट की नसों पे इम्पैक्ट डालेगा। सूरज दिमाग का भी कारक है। तो जब आप मेडिकल जाएंगे, मेडिकली देखेंगे, तो जैसे ही आपका पेट या इंटेस्टाइन में दिक्कत आएगी, आपके दिमाग में दिक्कत आएगी। और जैसे ही आपके दिमाग में दिक्कत आएगी, अब ये उल्टा बता रहा हूँ, जैसे ही आप डिप्रेशन में हैं, जैसे ही आप स्ट्रेस में हैं, तो आपका पेट खराब हो जाएगा, दोनों सूरतों में। अब दोनों सूरतों में क्या है, नसों की प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम। जैसे ही आप बुध को बीच में ले आएंगे, बुध को बीच में आप विटामिन डी से ला सकते हैं, विटामिन बी से ला सकते हैं। बी इसमें बहुत ही ज्यादा अहम है। अगर आप ब्रोकली का सेवन, पालक के सूप का रेगुलर सेवन कर रहे हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। अगर आप शहद का सेवन लगातार कर रहे हैं तो ये समस्या सन और सैटर्न की आपको नहीं आएगी। पर क्या हम
इस चीज को ना लगातार सेवन नहीं कर पाते हैं। इस चीज को लगातार सेवन, अगर हम लगातार इस पंच तत्वों को हम बैलेंस करके चलेंगे तो सूर्य और शनि की युति कुछ नहीं गएगी। जो हमारी कुंडली है वो एक जीपीएस है। जीपीएस इन द सेंस हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आएगा, यहाँ पे दरवाजा आएगा, यहाँ पे चौड़ी सड़क आएगी, यहाँ पे पतली गली आएगी। ये एक जीपीएस है। हमें हमारे कर्मों से देखना है कि हमें उससे ओवरकम कैसे करना है। तो अगर हमें पता लग गया कुंडली में सन सैटर्न इकट्ठे हैं, तो बिल्कुल ठीक कहा सर ने कि पन्ना पहना सकते हैं। बुध को किसी ना किसी रूप में बीच में ले आए आप, तो सन और सैटर्न की शांति हो जाएगी। दूसरा, सन और सैटर्न के कॉम्बिनेशन से डेंटिस्ट बनते हैं। मंगल बुध का काम दांत तोड़ना ही है ना? तो मंगल बुध होगा तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे। अब इसमें भी डेंटिस्ट ना दो तरह के होते हैं। आप किसी डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो डेंटिस्ट क्या बोलेगा, अरे यार तुम सही से नहीं बैठ सकते, तुम्हें इंजेक्शन भी लगा दिया, क्या कर रहे हो, चीखो मत। तो ये प्रॉपर मंगल बुध है। एक दूसरा डेंटिस्ट होगा जो आपको कहेगा, भाई साहब मैं आपको 2 इंजेक्शन दूंगा, एक अभी 10 मिनट में दूंगा, एक 10 मिनट के बाद दूंगा। आपको वो ठक ठका के बताएगा, आपको ऐसे दर्द होगी, इतनी दर्द होगी, ये होगा। तो या तो वहां पे चंद्रमा अपना असर मिला रहा है, या वहां पे बुध अपना असर मिला रहा है, या किसी ना किसी तरीके से बुध वहां पे मिल रहा है। तो वो डेंटिस्ट आपको बड़े प्यार से बोलेगा। और एक डेंटिस्ट बोलेगा चीख चिल्ला के गुस्से में, क्यों चीख रहे हो यार, मैं कर तो रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, तो भाई साहब दर्द तो होगी ना। वो आपको बड़ी टेढ़ी और कड़वी निगाह से देख रहा है। तो यहाँ पे ये 2 फर्क आ जाएगा। और फर्क आपको कैसे महसूस होगा, उसके व्यवहार से। जैसे ही वो व्यवहार करेगा आपको पता लग जाएगा इसमें बुध असर मिला रहा है या इसमें चंद्रमा असर मिला रहा है, या ये भी हो सकता है सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन खाना नंबर 3 में बन रहा हो, खाना नंबर 6 में बन रहा हो, जो कि बुध के पक्के घर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल दीपक जी, सर बहुत अच्छा। सर एक और, हेलो, हाँ जी सर एक और चीज देखिए, सन और सैटर्न बेसिक अगर साथ में रहे हैं, उनके पेरेंट्स को पैरालिटिकल अटैक या हार्ट का अटैक आता ही आता है। ठीक है, देखो सन और सैटर्न बेसिक देखे गए, उसमें 80% ऐसी देखी गई हमारी तरफ से पत्रिका जिसमें उनके पेरेंट्स को बेसिकली डैड को 80% दिया गया है, 20% मॉम को दूंगा, उसके सन की डिग्री देख के, नहीं तो उनको हार्ट अटैक या पैरालिटिकल अटैक आया ही आया है। क्या चीज इसमें आप जानना चाहते हैं? नहीं, जैसे भी आपने बताया ना सन और सैटर्न का, तो वो चीज मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक कॉम्बिनेशन जैसे डेंटिस्ट का बताया वैसे ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स को पैरालिटिकल अटैक या हार्ट अटैक आता ही आता है। जी, जब भी हम ज्योतिष में, हम ज्योतिषी हैं, जब भी हम लोग बात करेंगे ना किसी कॉम्बिनेशन के बारे में, तो उसमें ना हम हाउसेस को इन्वॉल्वमेंट जरूर करें। अकेले 2 ग्रहों के मिलने से नहीं होगा, जब तक उसमें 8वां घर और 4था घर इन्वॉल्व नहीं होगा कि हार्ट के ऊपर अटैक आया। जो दिल है, दिल का कारक चंद्रमा है, लेकिन क्योंकि सूरज की हालत कमजोर है इसलिए चंद्रमा एफ्लिक्ट हो जाता है। सूरज के कारण हार्ट अटैक नहीं आता कभी, क्योंकि दिल की हालत कमजोर। जब जब सन सैटर्न इकट्ठे होंगे उसकी जो एनर्जी का फ्लो है एकदम ऊपर जाएगा और एकदम नीचे जाएगा, जिसे हम बीपी शूट अप करना कहते हैं। तो जब बीपी शूट अप होगा, गुस्सा आएगा, मंगल बुध है, तो जहां पे मंगल बुध होगा वहां पे चंद्रमा नहीं होगा, चंद्रमा नहीं होगा तो हार्ट अटैक होगा। तो आपने 4था घर 8वां घर जरूर उठा लेना है भावत भवन के हिसाब से, और उसके बाद फिर आप गारंटी ठोक सकते हो, हाँ जी आया ही आया हार्ट अटैक। ओके, ये लाल किताब का कॉम्बिनेशन, ठीक है ठीक है सर, ठीक है। मैं फिर कहूंगा आप ऐसे मत बोलिए ये लाल किताब है, वैदिक ज्योतिष है। जो घटना होगी, चाहे आप न्यूमरोलॉजी से भी कैलकुलेशन करेंगे घटना वही निकलेगी, चाहे केपी से भी कैलकुलेशन करेंगे घटना वही निकलेगी। ऐसा नहीं है कि लाल किताब ने घटना बता दी या वैदिक ज्योतिष ने कुछ और बता दिया। मैं कैलकुलेशंस बोल रहा था सर, ग्रामर जैसे कैलकुलेशंस, ग्रामर जैसे 4th हाउस और 8th हाउस का कैलकुलेशन आप बता रहे वैसा। सर हाउसेस लगभग एक जैसे ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग एक जैसे ही है। कुछ एडिशन लाल किताब में है, कुछ एडिशन वैदिक में है, कुछ एडिशन केपी में है। वो जैसे जैसे लाल किताब के काफी कुछ एक्यूरेट है, उसी तरह से केपी में जो रिसर्च हुई वो काफी एक्यूरेट है।
वैदिक ज्योतिष में जो भावत भवम के अकॉर्डिंग रिसर्च हुई है उसमें बहुत वजन है। आधी से ज्यादा कुंडली का आप समाधान कर सकते हो जब आप भावत भवम को उठा लेते हो। जी उपेंद्र जी, आपका सवाल था, मैं चाहूंगा वो रिपीट कर दें, मेरे को समझ नहीं आया था आप डेंटिस्ट का जो कह रहे थे। उपेंद्र जी का कोई सवाल नहीं है। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं वेट कर रहा था, अपने आप डालो, क्योंकि शेड्यूल इतना ऑक्युपाइड होता है कि समझ रहे हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना और व्हाट्सएप पे वो करना, वो जिन ग्रुपों में चलता है सर, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपनी प्रैक्टिस भी खुद की होती है। पर 1 घंटे की डिस्कशन हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है। बिल्कुल वो बिल्कुल। जो सारा दिन चैटिंग चलती रहती है ना सर, मुझे समझ नहीं आता वो प्रैक्टिस कब करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस ठीक करते हैं कि नहीं करते। ठीक कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो प्रोसीड कीजिए सर आप। नहीं बस ठीक है, मैं तो सिर्फ ये देना, मैं तो मेरे पास जो अभी और हैं, मैंने जवाब देने थे, आपने जवाब दे दिए, एक ही बात है। मैं फिर अभी सबसे कहूँगा, चाहे दिनेश जी हैं, दिनेश सिंगल जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कल भी आपने काफी सवाल अच्छे किए थे, आज भी आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कर लीजिए दिनेश जी। और कोई कुछ पूछना चाहे, कोई बात करना चाहे? हेलो। हाँ जी बलराम जी कहिए। सर जैसे अभी बात हुई, अपनी डिस्कशन हो रही है, हम तो चलो अनाड़ी है इस चीज में, आप तो महान हो सारे। मैं ये चाह रहा था, जैसे पिता पुत्र की लड़ाई हो रही है, ठीक है जी, हाँ जी, और बनती नहीं आपस में, इसमें क्या जो बेटी है बुध, उसको इन्वॉल्व करेंगे तो क्या इससे रिजल्ट अच्छे आएंगे? बिल्कुल आने चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बिठा दिया दोनों, मतलब उसके उस चैनल के थ्रू बात करेंगे हम, हाँ जी, तो क्या इससे रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं जी। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी, बोलिए कुछ कहने लगे थे। नहीं बस उसमें बुआ भी आ सकती है, उसमें मौसी भी आ सकती है, उसमें भतीजी भी आ सकती है, बाजी भी आ सकती है, बिटिया भी आ सकती है, ठीक है। तो बुध से रिलेटेड जितनी वाइफ को छोड़ के जो भी है उसकी हो गई, उनको छोड़ के जो भी फीमेल है। हाँ जी, जो बुध के दायरे में आती हैं फीमेल, ठीक है, वो सभी आ सकती हैं, और बहुत अच्छी बात है, ये आपने बहुत अच्छी किया। और यही अनुसंधान होना चाहिए, और यही रिसर्चेज होनी चाहिए, और इसी से जो है अपना भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। किसी और तीसरी जो मैं एक लॉजिक लेकर, मैं सिर्फ एक स्लोगन लेकर चलता हूँ, और वो ये है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ज्ञान को कभी भी दबा कर मत रखो, बांट दो उसको, क्योंकि बढ़ेगा, वो किसी को तो लाभ देगा। बिल्कुल सर। हाँ जी प्रतीक जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सर। गणेश जी आप कुछ कहें, कोई सवाल हो आपका? अभी तो हमारे बीच में बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, और बड़े अच्छे ये दीपक जी हैं, उपेंद्र जी हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छे हाई क्लास के ज्योतिषी हैं, आप इनसे भी कोई सवाल कर सकते हैं। अभी आपने बोल रहे थे कि क्रिमिनल का, तो क्रिमिनल का योग बताता हूँ कि आदमी क्रिमिनल कैसे होता है। हाँ जी बताइए। किसी कुंडली के अंदर अगर मंगल बैठा है एसेंडेंट में, लग्न में, हाँ जी 7th हाउस में प्लूटो है, अच्छा जी, और 9th हाउस में अगर राहु है, अच्छा जी, तो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सेला होगा, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। अगर ऐसा आदमी को अगर फिर झगड़ा किया तो आपको आपका मर्डर करने तक वो रुकेगा नहीं। अगर उसमें अगर मून रिफ्लेक्टेड है, मून बिगड़ा हुआ है, तो आदमी क्रिमिनल हो जाता है। हाँ जी, ये एक्चुअली सारा जो बता रहा हूँ, मुझे ना किताब का तो नॉलेज नहीं है, ये सारा वैदिक ज्योतिष है, मैंने वैदिक स्टडी किया है, ये अपना थोड़ा सा जेमिनी स्टडी किया है, केपी स्टडी किया है, सारा उसका ये बता रहा हूँ, सारे उसके पॉइंट्स है, लाल किताब के नहीं है सर। उपेंद्र जी मैं आपको बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ इसको।
मंगल लगन में हो और आपने कहा कि 7th हाउस प्लूटो प्लूटो हाँ प्लूटो 7वें घर में हो और राहु 9वां हाउस में, हाँ जी 9वें घर में हो। हाँ तो बहुत जबरदस्त गुस्सा होता है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ एग्रेसिव पर्सन। लेकिन अब लाल किताब के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे, हाँ जी, तो लाल किताब के हिसाब से मंगल का जैसा जो प्रभाव है लगन में वो तो है ही, लेकिन राहु को खाना नंबर 9 के अंदर जो, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का घर है, उन बुजुर्गों का घर है जिन्हें हम खो चुके हैं, या जो बड़े, जो हमारे बुजुर्ग हुए, बड़े जो थे हमारे, वो जो चले गए, जिन्हें हम परमात्मा की तरह मानते हैं और वहां से हम ईश्वर को भी मानते हैं, गुरु का भी स्थान हम वहीं से मानते हैं। तो वो जो है राहु वहां 9वें स्थान में बैठकर बहुत बुरे ख्याल का व्यक्ति होगा, और वो धर्म पर किसी भी टाइम गाली देना, बड़ों को गाली देना या उनकी बेइज्जती कर देना, ठीक है जी। तो राहु 9वें में बैठकर इस प्रकार के रिजल्ट देता है, क्योंकि राहु हम यहाँ पर नीच मानते हैं। 9वीं राशि में राहु नीच का होता है। हाँ नीच का होता है, इसलिए जेमिनी में एक्साल्टेड होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है वो उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप हमें बता रहे हैं, हम थोड़ा सा लाल किताब के हिसाब से इस तरीके से देखते हैं। वैसे भी जनरली किसी की कुंडली में अगर प्लूटो बैठा है एसेंडेंट में, लगन में बैठा है प्लूटो, तो आदमी आप मतलब वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, बहुत जल्दी गुस्सा आएगा उसको। पक्की बात आप आजमा लीजिएगा। सर अब मैं यहाँ थोड़ा सा और बता देता हूँ। अभी एक सूर्य और शनि पर जो बात चल रही थी मंगल बद की, लाल किताब कहती है कि अगर शुक्र खाना नंबर 9 में बैठे हों, केवल शुक्र खाना नंबर 9 में और मंगल किसी भी कंडीशन में हो, व्यक्ति मंगलवादी होता है, यानी शॉर्ट टेम्पर्ड जिसे आप कह रहे हैं ना उपेंद्र जी। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ सर आपको। हाँ, ये वो व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और खुद अपना नुकसान करने वाला हर तरीके का। और एक और सबसे बड़ी चीज उसमें ये होती है कि वो किसी भी प्रकार का किसी का कोई लिहाज नहीं करता। अब आप बता दीजिए शुक्र खाना नंबर 9 में प्राचीन ज्योतिष में क्या रिजल्ट आता है? शुक्र खाना नंबर 9 में जब होता है, पर वो डिपेंड करता है कौन सी राशि में है, कौन सी साइन में है, वो डिपेंड करता है। एक्साल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, क्या है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। एक कमेंट और है, अभी मैं दूंगा। अभी दीपक जी कह रहे थे 4, 8, 12 भाव में तकलीफ आती है। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि जब वैदिक पढ़ते हैं तो हम आपने पढ़ा होगा 64वां नवमास कुंडली पढ़ी हो, तो 64वां नवमास एक सेंसिटिव पॉइंट है कि जो बहुत अशुभ है, मैलेफिक है। वो 64वां नवमास 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में होता है। इसलिए हम जब वहां से मैलेफिक्स पास होते हैं तो उसके बहुत सीरियस इफेक्ट आती है आदमी के ऊपर। ये तो क्या, अब ये कोई नवमास कुंडली किसी ने पढ़ी हो, नवमास में स्टडी किया हो, तो वो इजीली फॉलो कर सकता है, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो नवमास कुंडली एक्चुअली क्या है, डी कुंडली हार्ट कह सकते हो, और नवमास की आत्मा है। नवमास से इतनी चीजें हम देख सकते हैं, इतनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, किसी कोई हिसाब नहीं है। नवमास कुंडली, हाँ जी, नवमास कुंडली आप किसी पे साउथ इंडियन के पास जाओगे ना, तो जब तक नवमास कुंडली होगी आप कुंडली हाथ में पकड़ेगा नहीं। वो पहले मांगेगा जी लगभग 9 मास चाहिए कुंडली मेरे। कभी मौका लगा तो बताऊंगा, 9 मास से बहुत सी चीजें देखी जा सकती है, पर ये सारा वैदिक ज्योतिष है सर, लाल किताब नहीं है। कभी मौका लगा तो उसपे कैसे 9 मास को दिखना, 9 मास से आप आदमी का कैरेक्टर, आदमी का प्रोफेशन, बड़ी कुछ चीजें दे सकते हो। आदमी की मैरिड लाइफ, उसका नेचर। आप एक चीज आप बता दो, आप देखिएगा 9 मास कुंडली में जो लगन है और लग्नेश है, उसकी इफेक्ट आदमी को नेचर पे आपको 99% दिखेगी। बिल्कुल। आप अपना 9 मास देख लीजिएगा, आपकी फैमिली के मेंबर के 9 मास में जो लगन है उसकी और लग्नेश, उसकी इफेक्ट नेचर में आएगी और आएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अभी आपने जो बात की कि भाई वो इन पद्धतियों में या साउथ में हम चले जाएं तो वहाँ पर 9 मास की डिमांड करते हैं और वो मैक्सिमम उसी से प्रिडिक्शन करते हैं।
दीपक जी ने भी यही कहा और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जिस प्रकार से कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, सही बात, ठीक है जी, क्योंकि बहुत कुछ वो अपने अंदर नहीं समा पाएगा और प्रकृति बहुत कुछ उसको समाने भी नहीं देती है। तो जब बहुत सारे, इसीलिए ये जो आप जैसे जो बुद्धिजीवी हैं, जैन साहब हैं हमारे, ये दीपक जैन जी, तो आप जैसे लोगों का और जो और बहुत महान लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और खुले मन से लोगों को आमंत्रित करते हैं इस बात के लिए कि भाई आओ कुछ सीखो, कुछ करो, तो इसका तो हम सभी को जो है ऋणी हैं हम सारे, और हमें आभार मानना चाहिए आप जैसे बुद्धिजीवियों का, और जो व्यक्ति को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ। तो और रही बात ये कि हम कौन सी पद्धति अपनाते हैं, भृगु संहिता से चलते हैं कि पराशरी से चलते हैं कि हम लाल किताब से चलते हैं कि नंबरोलॉजी या पॉमेस्ट्री, कैसे भी है, हम सबका टारगेट एक ही है कि किसी तरीके से व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, वो उसकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो सके और व्यक्ति समाज का कल्याण कर सके। आई थिंक यही है। हाँ जी, ठीक है। तो रिंकी जी आप कुछ पूछना चाहेंगी? रिंकी गुप्ता जी। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? दीपक जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? दीपक जी बताना चाहेंगे? नहीं, एक और दीपक जी हैं इसमें, ये तो दीपक जैन जी हैं, वो एक दीपक जी हैं। दीपक, हाँ। गणेश जी आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं हमारे मित्र यहाँ पर। प्रतीक जी सर, चलो पहले आप इनसे। हाँ, नहीं रिंकी जी बताओ आप। सर, जो आपने कल एक क्वेश्चन कहा था ना कि अगर दूसरे घर में चंद्रमा और 7वें घर में गुरु हो, ठीक है ना सर, तो हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। पर सर एक कंफ्यूजन रहता है, अगर हम किसी और जैसे जनरल पंडित के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मतलब कि ये ऐसा नहीं होता, पर अब फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाल किताब वाले उपाय करें या वो उनकी सुने। वो कहते हैं कि नहीं आप ऐसे पूजा करो, तो मतलब यही नहीं समझ आता कि सर हम किस चीज को फॉलो करें। मतलब कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है रिंकी जी। मैं हमारे बीच में हमारे जो उपेंद्र सहगल जी बैठे हुए हैं, ये वैदिक ज्योतिष या जिसे हम कहते हैं प्राचीन ज्योतिष के महापंडित हैं। अब चूंकि मैं लाल किताब से लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा इनसे भी सुन लेते हैं कि गुरु अगर 7वें घर में हो। उपेंद्र जी। हाँ जी, ये जो उन्होंने कहा ना, इसको वैदिक ज्योतिष इसको कहते हैं शकट योग कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। क्योंकि मून और जो चंद्र और गुरु 6-8 हो गए। हाँ जी। 1 से 8, 1 से 6, उसको शकट योग कहते हैं। तो ये योग बहुत अशुभ होता है। इसमें क्या होता है कि चंद्र वीक हो जाता है। जब चंद्र वीक होता है तो आदमी के लाइफ में अप डाउन बहुत होते हैं, फ्लक्चुएशन बड़ी आती है, उसकी जो मेंटल जो पोजीशन होती है वो भी वीक हो जाती है। इसको वैदिक ज्योतिष के अंदर शकट योग को अशुभ माना गया है। उसके कुछ राइडर्स भी है कि जहाँ ये कैंसिलेशन होता है, फिर वो आगे की बात है। पर बेसिकली जब मून और चंद्र और गुरु एक दूसरे 6-8 हो, उसको शकट योग कहा जाता है। नहीं उपेंद्र जी, आपने थोड़ा इस सवाल को दूसरे तरीके से लिया है। षष्टम अष्टांग योग तो बन ही रहा है, वो एक अलग चीज है। इनका कहने का मतलब ये था कि मैंने इनको कल ये कहा था कि लाल किताब ये कहती है कि यदि गुरु 7वें घर में हो तो व्यक्ति को घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, और यदि चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो तब भी घर में पूजा पाठ, आरती, घंटियां बजाकर पूजा करना ये नहीं होना चाहिए। ये, और उसको मैंने कारण भी बताया था कि किस लिए है। आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कि वैदिक ज्योतिष में ऐसा होता है सर कि जो 7वां घर है वो शुक्र का घर है, वीनस का है। बिल्कुल। और जुपिटर उसका एनिमी है। गुरु और शुक्र शत्रु है। जब गुरु वहां पूजा करते हैं तो शुक्र डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल जी। ये सिंपल लॉजिक है। हाँ जी। और खाना नंबर 2 दूसरे घर में शुक्र का खाना है। हाँ जी। वहां चंद्र उसका एनिमी है। बिल्कुल। ये सिंपल लॉजिक है। हाँ जी। लेकिन ये तो आपने खाने की बात की, मैंने जो बताया चंद्र और गुरु किसी भी खाने में हो, वो तो सर षष्टम अगर वो अष्टांग 6-8 है, हाँ जी।
वो किसी भी खाने में हो, अगर 6 8 है हाँ जी, तो शकट योग बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो रिंकी जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? हाँ जी, हाँ जी आप सर। संतुष्ट हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकती हैं। सर यही था मेन क्वेश्चन ना, चलिए, क्योंकि हाँ जी, कंफ्यूजन हो जाता गणेश है जी सर। आप बताइए। हाँ जी। गणेश जी। इसमें सर एक बता दूं, अगर ऐसा योग बनता है हाँ जी। तो चंद्र को स्ट्रॉन्ग करने से इसकी जो इल इफेक्ट है ना वो ठीक हो जाती है। अगर शकट योग है हाँ जी, हाँ तो जी, चंद्र के उपाय करने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्या करें बताओ? हाँ गणेश जी, आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या हुआ? गणेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। हाँ हाँ, हाँ मैं जी, हाँ आपसे जी, एक सवाल पूछना था और दीपक जैन सर से भी एक सवाल पूछना था। हाँ जी, हाँ जी, दोनों से आपसे ये सवाल है कि शुक्र और गुरु इकट्ठा होंगे लाल किताब में तो उसका परिणाम क्या होता है। और दीपक जैन जी सर से भी ये पूछना था कि न्यूमरोलॉजी में, अंक शास्त्र में, अगर उनकी ड्राइवर मतलब जो बर्थ डेट जो है 3 हो और उनकी बर्थ डेट की टोटल 6 हो तो उसका परिणाम क्या होता है, गुरु और शुक्र का ही। तो अब ये जो गुरु और शुक्र की बात आप मुझसे पूछ रहे हैं या उपेंद्र जी से? शुक्र का आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आ रही आपकी और न्यूमरोलॉजी नहीं आती सर मेरे को, मैं न्यूमरोलॉजी नहीं करता। अच्छा अच्छा, क्योंकि आपने अंक शास्त्र का कुछ कहा था ना इसलिए मैंने बोला। मैंने ये कहा था विद्या चाहे कोई भी हो, चाहे वो वैदिक है चाहे लाल किताब है, जो घटना होगी वो तो एक ही होगी, घटना तो वही होगी, चाहे उसकी नौकरी लगनी है चाहे एक्सीडेंट, चाहे विद्या किसी से भी आप कैलकुलेशन करो, वो कोई अलग प्रेडिक्शन नहीं करेगी। अच्छा अच्छा, मुझे जी लगा जी, शायद आप अंक शास्त्र के बारे में भी ना 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 सर, होता नहीं इतना। गुरु जी आप बता देना कि शुक्र और गुरु एक साथ रहेंगे हाँ, तो वो क्या उसका परिणाम मैंने होगा। कहा कि व्यक्ति केतु स्वभाव हो जाता है, यानी उस कुंडली में एक नया केतु पैदा हाँ, हो जाता है। आप समझिए इस बात को, यानी उस कुंडली में 2 केतु हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 2 केतु हो जाएंगे और वो जिस घर में बैठे हैं। हेलो दिनेश जी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। वो जिस घर में बैठे हैं, गुरु जी। वो जिस घर में बैठे हैं वो वैसा ही जो है अपना परिणाम देंगे। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ठीक है। मोनिका जी आप कुछ पूछना चाहेंगी? सर मैं सैटर्न और जुपिटर अगर एक हाउस में है तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा ये जानना चाहती शनि और जुपिटर गुरु। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, शनि और जो गुरु हैं वो लाल किताब लिखती है बूर के लड्डू हैं वो। सॉरी, बूर के लड्डू नहीं, वो तो गुरु और शुक्र में लिखते हैं। सूर्य और सॉरी गुरु और शनि के मिलन से व्यक्ति एक रहस्यमय व्यक्ति बन जाता है। 11 बजे चल रही था भैया, 11 बजे वाली।
हेलो, खत्म हो गई। हाँ गुरुजी, रहस्य में बन जाता। हाँ वो व्यक्ति रहस्य में हो जाता है। इस तरीके से जैसे लाल किताब ने एक एग्जांपल दिया है। एंटर करो, पे ज्यादा है वो। बलराम जी थोड़ा सा आप हेलो सर, आप भी म्यूट कर सकते हैं। आप भी ना बलराम जी के पे क्लिक करेंगे ना तो म्यूट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मोनिका जी, आपके जो प्रश्न है उसका जवाब दे रहा हूँ कि जो सूर्य और सॉरी शनि और बृहस्पति का जो संबंध है उससे वो व्यक्ति ना, अगर आप किसी को भी देखेंगे कुंडली के अंदर तो वो रहस्यमय व्यक्ति हो जाएगा। वो व्यक्ति मीन्स नॉट सिंगल पर्सन, मतलब वो फीमेल को भी है तो भी और मेल भी है तो भी वो बहुत सारी बातें अपने अंदर ऐसी छुपा कर रखेगा। वो ये सोचता है या सोचती है महिला कि मेरा राइट हैंड जो काम कर रहा है वो लेफ्ट हैंड ना करे। अच्छा, उसको पता ना लगे, सॉरी ना करे नहीं, पता ना लगे। ठीक है। तो और लाल किताब तो ये लिखती है कि जैसे एक मदारी होता है, कभी आपने देखा है जो सड़क के किनारे पर जो वो कुछ लगा रखा होता है, मेला सा छोटा सा, तो एक उनका एक थैला होता है रंग बिरंगा और ऐसे हाथ से सिला हुआ, तो उसके अंदर वो कुछ हाथ डालता है तो एकदम कोई चीज बाहर निकाल के रख देता है। तो इस तरीके से कि वो पता नहीं कब अपने थैले में से ऐसा व्यक्ति क्या चीज निकाल दे, कुछ पता नहीं लगेगा उसका। तो ये है वो। और गुरुजी, ये मंगल केतु के बारे में लाल किताब क्या बोलती है? जैसे वो अंगारक योग बनाता है ना, तो लाल किताब भी वही बोलती है या कुछ और बोलती है? मंगल और केतु, मंगल और केतु की युति तो वैसे भी कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों दुश्मन हैं। दोनों दुश्मन है। हाँ, और लाल किताब इसमें तो ये कहती है कि ये एक कुत्ता और एक शेर, अच्छा। उनकी कितने दिन चलेगी। ठीक है, तो अब ये ये कहानी है। पर उससे होता क्या है कि मंगल केतु की युति से कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी केस कैंसर के होते हैं ना, उसमें मोस्टली राहु केतु इन्वॉल्व होते हैं। राहु केतु कैंसर कराते हैं मोस्टली। हाँ, ये भी चलो मैं आपको भी ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा कि मैंने जब देखा है किसी भी व्यक्ति को, जब मंगल और बुध होते हैं तब भी उपेंद्र जी कैंसर योग बनता है। सही बात है। और अब मैं एक पॉइंट का, जैसे इन्होंने कहा था शनि गुरु का, हाँ जी, अगर डिग्रिकली गुरु शनि से पीछे है, हाँ जी, यानी शनि की डिग्री ज्यादा है तो गुरु की कम है, तो गुरु जाके शनि को मिलेगा। इट्स ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन लॉयर या मजिस्ट्रेट बनने के लिए। अच्छा, अगर किसी कुंडली में ये हो, लेकिन वो कंडीशन ये है गुरु पीछे होना चाहिए शनि से। शनि की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, गुरु की डिग्री कम। हाँ जी। तो ये योग जो होता है ना, किसी की देखो तो वो लड़के को आप बोल सकते हो भाई तू लॉ स्टडी कर, आगे जाके तू मजिस्ट्रेट बन सकता है या लॉयर बन सकता है। वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर दैट। उपेंद्र जी आपने बात छेड़ी है तो मैं चलो थोड़ी सी एक बात और बता देता हूँ। बात से बात निकल आती है ना। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है जी, मैं उसी बात में से बात निकाल रहा हूँ। ये जो लॉयर वाली आपने बात की है, लॉयर वाली बात की है, वो आप मैंने जितने भी बहुत अच्छे जो वकील हैं उनकी कुंडलियों के अंदर खाना नंबर 2 के अंदर केतु और खाना नंबर 8 के अंदर राहु देखा है। लाल किताब यहाँ लिखती है कि ऐसा व्यक्ति जिसका खाना नंबर 2 में केतु हो, ऐसा जातक जो है वो मीडिएटर बहुत अच्छा होता है। मीडिएटर मेरी कुंडली में सर है, मेरी कुंडली में खाना नंबर 2 में केतु है और 8 में राहु है। तो आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो है, कोई भी व्यक्ति मीडिएटर का मतलब तो वो प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है, वो कुछ सामान इधर से उधर उठाकर बेचने वाला भी हो सकता है। लेकिन मैंने जो देखा है वो ऑथराइज जो है ना जी, ऐसा उसमें सैटर्न का बहुत बड़ा काम है सर, जो जैसा आप बता रहे हैं। शनि का योग भी आपका मजबूत होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा लॉयर बन सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मैं तो आपकी बात पर थोड़ा सा ऐसा किया था।
मुझे लग रहा है दीपक जी भी कुछ कहना चाहते हैं। दीपक जी कुछ कहिए। हाँ जी, और कोई कुछ किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहें तो बताएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जैसे एक घर है, उसके सामने ट्यूबवेल वाला जो होता है पॉइंट है, तो वो उसमें रह सकते हैं कि नहीं? नहीं, मैं आपके बात को ढंग से समझ नहीं पाया, मुझे समझाएंगे थोड़ा सा? थोड़ा सा पूछना था। तो जैसे एक घर है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ट्यूबवेल नहीं लगे होते जो शहरों में ट्यूबवेल पानी के लिए, हाँ, रह सकते हैं क्या? बिल्कुल रह सकते हैं, इसमें क्या दो राय है। बीच में रास्ता होगा। हाँ, बीच में रास्ता है। हाँ बस ठीक है, आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। बस हाँ यही जी, हाँ पूछ- जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ जी, और कुछ? और हम गुरु और शनि अभी बोल रहे थे, तो क्या इसमें बीच में किसको बिठाएं जो इससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती जी गुरु शनि के अंदर, ये ध्यान रखिएगा जी। इतनी विकट समस्या नहीं आती। उल्टा आपने मेरी बात को समझा नहीं बलराम जी। जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु और शनि जब बैठे होते हैं तो वो व्यक्ति खुद ही रहस्यमयी हो जाता है। और आज की तारीख में हर व्यक्ति अपने आप को रहस्यमयी बनाना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता। तो ऐसे में अगर आप ये चाहते हैं कि इनके बीच में अगर किसी को बिठा दिया जाए, तो आप बताइए कि आप उसको अच्छे के लिए बिठाना चाहते हैं कि बुरे के लिए। ये आप बताइए, फिर बताते हैं आपको कि भी क्या करना चाहिए। मेरी नजर में तो ये योग बहुत अच्छा है गुरु और शनि का। ठीक है सर, कोई ठीक है, मेरी गलती भी तो कह रहा हूँ, हम अनाड़ी है ना। नहीं जिस किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कितनी ज्यादा खोजबीन कर सकता है। तो इसमें दूसरों से पूछने में या दूसरों से जानकारी लेने में कभी भी अपने मन में कभी हीन भावना नहीं लानी चाहिए। और ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं, हम उनसे सलाह क्यों लेते हैं? इसीलिए तो लेते हैं। मान लीजिए हम कोई चीज नहीं जानते, तो उसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है, हम उससे सलाह ले लेते हैं, इतनी सी बात है। और तीसरी एक सबसे बड़ी चीज है कि वो बच्चा जीवन में क्या बन पाएगा जो जिसके पास सवाल ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। वो लल्लू की तरह स्कूल जाएगा, लल्लू की तरह वापस आ जाएगा, उससे फायदा क्या है बताइए। खैर आप हाँ जी दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे, आप सब ज्योतिष पढ़ते हैं, कोई भी चीज ज्योतिष हो चाहे वास्तु हो, ना ही पूरी तरह से शुभ है ना ही पूरी तरह से अशुभ है। जैसे आप लोगों ने सवाल किया कि मंगल, सूर्य या शनि का, या गुरु और शनि का, कोई भी चीज पूरी तरह से शुभ नहीं है, कोई भी पूरी तरह से अशुभ नहीं है। आपको अपने 5 एलिमेंट बैलेंस करने। जैसे आपने ट्यूबवेल की बात करी कि घर के सामने ट्यूबवेल हो तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो ये सब डिपेंड करता है आप किस तरह की भूमि पे रह रहे हैं, वात पित्त कफ कैसा है, आपके लोगों का वात पित्त कफ कैसा है। अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करूं, हिंदुस्तान एक गर्म कंट्री है। गर्म कंट्री इन द सेंस यहाँ की जलवायु शुष्क है और गर्मी ज्यादा है, तो यहाँ पे गर्मी माथे पे चढ़नी स्वाभाविक है। हिंदुस्तान की बात करूं तो ये जो एरिया अगर पूरे वर्ल्ड में नक्शे में देखें तो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में आता है, जो कि मंथन और चर्निंग का जोन है। चर्निंग कब होती है? जब हम चर्निंग खूब करते हैं ना, तो उसमें से अग्नि निकलती है। ये दोनों चीजें हैं। आप चाहे टीवी चैनल्स को देख लीजिए, वो मंथन ही करते रहेंगे और हिंदुस्तान किसी रिजल्ट पे पहुंचता है? रिजल्ट पे नहीं पहुंचता, मंथन चलता रहता है। तो इसी तरह से ना, आप जिस देश काल पात्र जहां पे रह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपके 5 एलिमेंट इम्पोर्टेंट है। आपके 5 एलिमेंट के कंपैरेटिवली आप सामने रह रहे हैं, कौन रह रहा है, आपके लेफ्ट कौन रह रहा है, राइट कौन रह रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है।
और फिर उसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे। पहले तो आप लोगों ने जान लेना है कि आप किस तत्व के हो, आपका एलिमेंट क्या है, क्या आप फायर एलिमेंट हो, एयर एलिमेंट हो, आप वाटर एलिमेंट हो। उसके अकॉर्डिंग ही आपको खाना खाना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका घर का पेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने प्लेनेट एडजस्ट करने होते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ, गर्म प्लेनेट, गर्म मुल्क, गर्म देश, हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति ऐसी जगह रहता है जहाँ गर्मी बहुत है, ठीक है। अब सूर्य और शनि वहां पे ज्यादा प्रभावी होंगे, सूर्य और शनि वहां पे ज्यादा प्रभावी होंगे। अगर एक व्यक्ति रह रहा है अमेरिका में जो बहुत ही ठंडा मुल्क है, वहां सूर्य और शनि इतने प्रभावी नहीं होंगे। मैक्सिमम लोगों को आप बात करते हुए देखेंगे तो पाएंगे वो क्या बोल रहे हैं, पार्डन मी, आई एम सॉरी, पार्डन मी, आई एम सॉरी। और अगर आप गरम जगह की बात करेंगे तो पंजाबी तो सीधे कहेगा दिसदा नहीं तेनों की करी जाता है। दिल्ली वाला क्या कहेगा, दिल्ली वाले आपको लैंग्वेज आप लोगों को पता है क्या कैसे है क्या नहीं। तो ये ना उस जलवायु का फर्क पड़ता है, इसलिए शुभ अशुभ कुछ नहीं है। आप इस चीज को इस लॉजिक से लीजिए, आपको एक दाल बनानी है, आपको सबको पता है दाल कैसे बनती है। अब क्या उसमें नमक ज्यादा डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। राई है, जीरा है, काली मिर्च है, नहीं ज्यादा डाल सकते। आपको एक बैलेंस क्वांटिटी में बनानी है, तब जाके दाल स्वाद बनेगी। क्या आप उसमें कह सकते हो कि मैं काली मिर्च नहीं डालूंगा जी, इसमें तो शनि आ गया। क्या आप कह सकते हो मैं नमक नहीं डालूंगा, मेरा तो सूरज खराब है। अगर आप उसे बैलेंस स्टेट में बना रहे हो, बैलेंस स्टेट में, तब वो आपको फायदा करेगी। इसलिए आज के बाद ये दिमाग में चीज निकाल देनी है कि ये शुभ है कि अशुभ है। लाल किताब चाहे वैदिक, शुभ अशुभ के उसने क्राइटेरिया दिए हैं, किन हालतों में प्लेनेट शुभ होगा, किन हालतों में प्लेनेट अशुभ होगा। अगर आप किताब पढ़ के वो जजमेंट नहीं कर पा रहे तो आप लोगों ने स्वभाव से जज करना है कि इसका स्वभाव कैसा है, जिसे लाल किताब जाति स्वभाव कहती है, जिसे वास्तु में हम सिम्टम्स कहते हैं कि आपको सिम्टम्स जज करने हैं। जैसे ही आप सिम्टम्स को जज करते हैं आपको पता लग जाएगा मेरा प्लेनेट कैसा है। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए प्लेनेट का क्या रूप रंग है, क्या प्लेनेट के एट्रीब्यूट हैं, क्या वर्च्यूज हैं। अगर आपको प्लेनेट के वर्च्यूज एट्रीब्यूट नहीं पता तब आप शुभ अशुभ में फंस जाओगे। जब वास्तु का आपको बेसिक नहीं पता होगा तब आप शुभ अशुभ में फंस जाओगे। फिर आपके सवाल क्या होंगे, क्या कछुआ रख लें, क्या ये एक्वेरियम यहाँ पे रख लें, ये शुभ होगा, यहाँ पे ये भगवान जी लगा ले, ये शुभ होंगे कि अशुभ होंगे। हमने ये लगाया, किसी ने कहा अशुभ है। शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, 5 एलिमेंट को बैलेंस कर लो, वो सब कुछ शुभ है। अगर 5 एलिमेंट बैलेंस नहीं है तो सब कुछ अशुभ है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी। इस पर सांप का जहर भी काम आता है, जो कुचला है ना, कुचला अफीम भी काम आती है, बट उसकी क्वांटिटी कम रखनी होती है। सांप का जहर मैंने कई लोगों को दिया है दवाई बना के, कुचला के तौर पे, ठीक है। आजकल बंद किया हुआ है पिछले 6-7 सालों से, पर वो भी काम आता है लिवर को एक्टिवेट करने में। वो जो जहर है काम आता है गुरु और सूर्य को मदद करने में। सूर्य और गुरु की मदद करता है, एकदम इंटेस्टाइन एक्टिवेट हो जाती है। कैसे? क्योंकि जो जहर है वो बुध का दोस्त है। जहर कुचला बुध का दोस्त है, इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करता है। बुध फिर सूरज को एक्टिवेट करता है और सूरज जुपिटर को एक्टिवेट करता है, जो कि पीलिया को मार देता है। यानी खराब जुपिटर का इलाज किससे हो रहा है? राहु से हो रहा है। खराब जुपिटर का जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है सर, तो हम ऐसी चीजें लेते हैं जिससे पतले हो जाएं, यानी कि जुपिटर खराब हो गया। तो इसलिए कुछ भी शुभ अशुभ नहीं है। आज के बाद ये पढ़ने की आदत बंद कर देना कि ये शुभ है, ये अशुभ है, ये सूरज उच्च का होगा तो शुभ होगा, सूरज नीच का होगा तो अशुभ होगा। नहीं, उसके सर्टेन एक क्राइटेरिया है कि ये प्लेनेट यहाँ शुभ है और यहाँ अशुभ है। ठीक है जी, इतना ही। बहुत अच्छी जानकारी दी है दीपक जी, पर फिर भी पूछना एक सवाल पूछो। हाँ हाँ जरूर। हाँ जी, प्लीज। दीपक जी, अगर जुपिटर वक्री है, मतलब अगर जुपिटर अगर अशुभ है पत्रिका में और आदमी अगर फैटी होता जा रहा है, तो उसके ऊपर कोई दवाई या कोई कुछ ऐसा क्या होता है, उसके ऊपर उपाय क्या होता है? जुपिटर वक्री है और वो अशुभ है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि जुपिटर वक्री है और अशुभ है। अब इसका क्राइटेरिया किस लेवल पे? अब इतना मान सकता हूं कि अगर बंदा फैल गया, ठीक है, तो ठीक है, मान लिया। अब इस केस में क्या है, जुपिटर के साथ शनि या शनि के एस्पेक्ट भी होगी। बताइए,
बोलिए सर। हाँ जी गणेश जी बताइए। गणेश जी, जुपिटर के ऊपर एस्पेक्ट किसकी होगी? सर कुंडली बताइए। अकेले जुपिटर के ऊपर डिसीजन देना गलत होगा, यही चीज मैं अभी आपको कह रहा था। अकेले ग्रह के ऊपर डिसीजन देना गलत है, ठीक है। फिर भी आपको हल बता देता हूं, राहु को बीच में ले आइए, जुपिटर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझ में नहीं आया गुरुजी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही गणेश जी। अच्छा अभी आ रही है? हाँ आ रही है। आपने आपने क्या बताया ठीक हो जाएगा जुपिटर? राहु को बीच में ले आइए, जुपिटर ठीक हो जाएगा। अच्छा, शुक्रिया। राहु ने, आज आवाज का प्रॉब्लम है शायद। राहु देव ने बृहस्पति देव का धुआं निकाल देना है। बृहस्पति देव अगर ऑलरेडी चौड़े होके बैठे हुए हैं ना, तो राहु देव को बीच में ले आओ, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। राहु देव को बीच में कैसे ले आओगे? सुनो, अगर सीधे सीधे राहु को बीच में लेके आओगे तो जुपिटर मर जाएगा। यहाँ पे आपको मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन लेके आना पड़ेगा, जो मसनूई शनि राहु स्वभाव है। मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन जो मसनूई शनि राहु स्वभाव है, उसको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जुपिटर का दोस्त है, बुध जुपिटर का दुश्मन है। जुपिटर बैलेंस हो जाएगा, उसको पूरी तरह मरने नहीं देंगे। पर अकेले राहु को बीच में ले आओगे तो जुपिटर मर गया, फिर जुपिटर शांत हो गया, ठीक है। तब आप असर देखोगे कौन कहां से असर मिला रहा है। नहीं तो इसका सीधा सीधा एस्ट्रो वास्तु में क्या करते हैं, 8वें डिग्री का एस्पेक्ट है, जहां पे उसका एस्पेक्ट पड़ रहा है वहां पे राहु की चीज रख दो, नीला रंग रख दो, तो भी शांति आ जाएगी। नहीं तो क्या रखो? हाँ जी क्या रखो बता रहे गुरुजी आप? सर राहु की चीज रखनी है आपको, एंटी कलर रखना है, एंटी कलर उसको पहना दो, नीला रंग उसको पहना दो, तो भी हो जाएगा। बट अगर उसकी सेहत बिगड़ चुकी है सर, तो कम से कम 3 साल यानी 9 महीने का टाइम तो लेके चलना है। अगर सेहत बिगड़ चुकी है, क्रॉनिक केसेस में कम से कम 9 महीने का टाइम चाहिए। अगर आपको 1-2 महीने में आराम आएगा तो नहीं आएगा। अच्छा, के अंदर भुना हुआ जीरा, अजवैन, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 कटोरी दही लो, 1 कटोरी दही 1 जग में डालो, 2 गिलास पानी डालो, थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ी सी अजवैन, थोड़ा सी काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक, मदानी लेके रगड़ना है। मंथन आ गया, मदानी लेके रगड़ना है। दोपहर को 2 गिलास पी लेना है, दोपहर को 2 गिलास पी लेना सर। तब 3 महीने बाद वेट बताना, जुपिटर की स्थिति में भी सुधार आ जाएगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे, सुधार कैसे आएगा? हमारा शरीर 1 मिनट में कम से कम 4 से लेके 7 या 8 बार तक सांस लेता है, वो बंदा स्वस्थ है। आप लोग आज अपनी सांसों को देख लेना, आपकी लोगों की 1 मिनट में सांसें कितनी ज्यादा हैं, वैसा आप लोगों का जुपिटर है। अच्छा, दे दिया क्लू, दे दिया हिंट। चेक करना, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे किस किस का जुपिटर कैसा कैसा है। फिर आपको बताऊंगा क्या योग कर लो, क्या आसन कर लो, या क्या खुराक खा लो, या क्या अंगूठी पहन लो, या किसका उपाय कर लो। उपाय करने के बाद आपको पता लग जाएगा, आपकी सांस जैसे कम हुई वैसे ही जुपिटर ठीक हो जाएगा। बट वो कब तक ठीक रहता है ये इंपॉर्टेंट। अगर तो रेगुलर सर, अगर आपने जिम जाना है, बॉडी बनानी, तो रेगुलर जाना पड़ेगा ना। करेक्ट। अगर आप सोचोगे ज्योतिषी ने एक बार उपाय बता दिया और बल्ले बल्ले हो गई सारी जिंदगी के लिए, तो वो नहीं है सर। अच्छा, सर बस बहुत अच्छा प्रोसीड करेंगे, ये गुरुजी प्रोसीड करेंगे, हम तो गुरुजी को सुनने आए हैं। यस। आपने बहुत अच्छा बताया सर, लाल किताब सबसे बढ़िया बात लगी, आपने अपने आप लिंक डाल दिया, बहुत बढ़िया बात लगी। क्योंकि मैं पिछले 5-6 दिन से ना काफी बिजी, काफी ऑक्यूपाइड रहा वास्तु में भी और इसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपने क्लास ली। उपेंद्र जी और आपसे यही उम्मीद करूंगा सर क्लास लेते रहो। दीपक जी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये गलती से किसी ने डाल दिया। कोई बात नहीं सर, हमने ज्ञान बांटना है, हमने बढ़ाना है। मसाला बहुत पड़ा हुआ है, उबल के पड़ा हुआ है, मैं तो देने को तैयार बैठा हूँ। हम खुद इसी नेचर के हैं। मैं तो अभी आपको पहले कहा, मेरी तो सोच ये है कि ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। जी। और उससे बहुत सारे लोगों का लाभ होगा। जी। और आज की तारीख में तो होगा ही होगा, आने वाले समय में भी बहुत लोगों को लाभ होगा। क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं जिस भी विषय पर, इतनी जानकारियां लेने के बाद हमने ली कहाँ से है?
हमने पीछे से लिए ना जी, वही उसको और डेवलप करके आगे हम देंगे तो और ज्यादा लोगों का भला होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। बस मैं तो इसी स्लोगन के साथ चलता हूँ। मित्रों, कोई और भी कुछ और कहना चाहेगा या कुछ और भी? एक छोटा सा कमेंट देना चाहूंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी। दीपक जी ने कहा कि कोई भी भाव अशुभ नहीं है, कोई भी शुभ नहीं है। बिल्कुल हाँ, राइट कहा उन्होंने। अभी 8th हाउस, जिसको हम लोग हमेशा सारे खराब कहते हैं, 8th हाउस अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन 8th हाउस किसी की दशा चल रही है, 8th हाउस की दशा चल रही है, उसको बोलो भाई तो अपनी घरवाली के नाम पे काम कर ले, तेरा सक्सेस हो जाएगा। वो 7th हाउस घरवाली का है और 2nd हाउस उससे 2nd हाउस है 8th हाउस, उसका धन स्थान हो गया। अच्छा, एक बात पक्की है, आप याद रखिएगा कि किसी को भी जब 8th लॉर्ड या 8th में बैठे हुए प्लैनेट या 8th लॉर्ड से कनेक्टेड प्लैनेट की दशा आएगी तो उसको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए 8th हाउस का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आदमी एस्ट्रोलॉजी में परफेक्शन नहीं ला सकता। ये 8th हाउस की स्पेशलिटी है सर। हाँ जी, बिल्कुल उपेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं। आप देखिएगा कसूरिया जी कि जब आपको इंटरेस्ट आया आपको, जैसे लाल किताब में किसी में, उस टाइम दशा कौन सी चल रही थी? विषोत्तरी दशा देखना, वो 8th हाउस से कनेक्टेड होगी ही होगी, आप देख लेना। चलो, मैं तो खैर अभी इस विषय पर इतना वो नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, हो सकता है, पर चलो ये भी चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट साइंस, इसको हाँ कहते जी, हैं हाँ हाउस ऑफ ऑकल्ट साइंस। गुड विद्या का भाव है ये, और हाँ जी, ज्योतिष हाँ एक गुड विद्या है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर दीपक जी आपसे भी इत्तेफाक नहीं रखता, बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात का। मैं उपेंद्र जी से भी इत्तेफाक नहीं रखता। किस बात पर नहीं रखता वो थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि भाई कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं होता ग्रह, लेकिन फिर भी लोग जो है उसके प्रभाव में आते हैं। कारण स्पष्ट करना पड़ेगा। थोड़े समय के बाद हम एक क्लास और लेंगे, तब आपसे मैं चाहूंगा कि ये इस विषय पर मैं बात करूंगा। ठीक है जी, कि अगर कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती तो फिर उसके प्रभाव हमारे ऊपर किस प्रकार से आते, ये भी होना है। जहां तक आपने कहा कि दाल बनाना या कोई भी चीज बनाना, उसमें ये चीज डालूं कि ना डालूं या करूं, ये तो एक सिंपल बात है। और इसी प्रकार से इतना ही सिंपल हमारा जीवन है, और सभी के जीवन में सुख दुख, घटनाएं दुर्घटनाएं, अच्छा समय बुरा समय सभी आते हैं। और एक और बहुत बड़ा सवाल है कि 60 में व्यक्ति तकलीफ क्यों उठाता है। थोड़ा सा अगर ग्रहों का प्रभाव हम पर नहीं है और अच्छे बुरे प्रभाव नहीं हो सकते तो नहीं होते ग्रह, तो कैसे हम इसको फिर तो हमें ज्योतिष एक तरीके से करनी ही नहीं चाहिए। इस विषय को तो, इस पर तो डेवलपमेंट ही नहीं होनी चाहिए। तो सॉरी, मैं ये क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और अभी मीटिंग का समय भी हो गया है, और आप सबका बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं 13 तारीख को और 14 तारीख को, 2 दिन और मिलेंगे। 13 तारीख का शनिवार है और 14 का भी शनिवार है। मैं दीपक जी से पूछना चाहूँ, दीपक जी क्या आपका जो वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का जो ग्रुप है उसमें मैं लिंक भेज सकता हूँ? हाँ सर, भेज सकते हैं। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। से बहुत मजा आ रहा है। कोई नहीं, बस अभी तो अब 13 तारीख को मिलेंगे फिर। यस यस जी, मैं आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, कोई नहीं। ओके जी, थैंक यू।